हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल सही होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का जो सेक्शन में मैं लेकर आया हूँ, आज के सेशन में आपको सिविल कोड बिहार वाला का जो ध्यान में रखते हुए 50 क्वेश्चन मैं सेलेक्ट किया हूँ, जिसमें आपको कंप्यूटर का 20 क्वेश्चन है, जीके जीएस से है 15 क्वेश्चन, और उधर हिंदी से 20 क्वेश्चन है। टोटल जो है ना 50 क्वेश्चन मैं जो है लेकर आया हूँ। और आप इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिए, कमेंट्स के माध्यम से बताइए कि ये कैसा है। और नेक्स्ट जो है आपको इंग्लिश का 20 क्वेश्चन मैं अलग से दे दूंगा। और कंप्यूटर इसके बाद मैथ और रीजनिंग का जो है वो आप लोग के कमेंट्स के माध्यम से ही हम लेकर के आ सकते हैं, ठीक है। जब तक आप लोग वीडियो नहीं देखिएगा, कमेंट्स नहीं करिएगा, तो फिर वो सब बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आप लोग पूरे वीडियो देखते नहीं हैं, ठीक है। जो बड़ा बड़ा चैनल है, जिसको ज़्यादा सब्सक्राइबर दिख रहा है, वहाँ जा करके आप लोग देखते हैं, व्यू देख करके देखते हैं। कम से कम छोटे चैनल वाले को भी आप लोग देखा कीजिए, है ना। और ये जो आप देख रहे हैं, मेरा जो MNP क्लास 247 है, उस पर जितना भी जनरल कंपटीशन से जुड़ा हुआ है, सभी क्वेश्चन मैंने वीडियो अभी तक 41-42 क्वेश्चन वीडियो मैंने डाल दिए हैं। आप टोटल वीडियो देखिए। कल जो प्रीवियस ईयर दिया था, जिसमें टायर 2 वाला एग्जाम हुआ था, उसमें बहुत सारा जो मैंने डाले हैं विविध वाला और बिहार का बहुत सारा क्वेश्चन जो मैं खुद ने हल कर पाया हूँ, क्योंकि मैंने ये सब वीडियो डाले हैं पढ़ के उसमें। तो जब मैं बना सकता हूँ तो आप लोग क्यों नहीं, है ना। तो आप लोग पढ़ाई कीजिए और बने रहिए चैनल पर। और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरा चैनल नया है, आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए नए चैनल वाले को, यही आप लोग से विनती है। तो चलिए आज के सेशन का शुरू करते हैं। कंप्यूटर का 20 क्वेश्चन है और जितना भी क्वेश्चन सभी इसी में है। तो शुरू में अभी 20 क्वेश्चन कंप्यूटर का है, उसको आप लोग करिए। कमेंट्स के माध्यम से बताइए कि आप लोग कितना सही कर पाए हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है कि प्रमुख मेमोरी किसने समन्वय से कार्य करता है। ये जो प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करता है ये पूछ रहा है। तो आप लोग को बताना है उसको, इंटेल विशेष कार्य कार्ड, रैम या सीपीयू। तो ये जो है सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, सीपीयू के जो है समन्वय से मेमोरी अपना कार्य करता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब है, उसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसको क्या बोलते हैं ये पूछ रहा है। सॉफ्टवेयर, माइक्रोचिप, माइक्रोचिप और सभी कथन सत्य है। तो आप लोग को बताना उसको इसमें से सही उत्तर क्या होगा। उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोचिप, है ना। माइक्रोचिप जो होता है, माइक्रो प्रोसेसर जो होता है, उसका मस्तिष्क कंप्यूटर के रूप में कार्य करता है ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। अगर कंप्यूटर के द्वारा जो प्रोड्यूस किया जाता है, यह परिणाम क्या होता है। मेमोरी के कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या है ये पूछ रहा है। मेमोरी, डाटा, आउटपुट या इनपुट। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको आउटपुट, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, अगर आप लोग आउटपुट मार रहे हैं तो। आप इसमें चिन्हित कीजिए कि कौन सा सही है। 4 नंबर बोल रहा है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतर किया जाता है। इनपुट को आउटपुट में जो रूपांतर किया जाता है किसके द्वारा, मेमोरी के द्वारा, सीपीयू के द्वारा, इनपुट और आउटपुट द्वारा या पेरिफेरल्स के द्वारा। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीपीयू के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं ये पूछ रहा है। आउटपुट कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं या इनपुट कहते हैं या सभी है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोसेस्ड डाटा को प्रोसेस कहते, प्रोसेसेस कहते हैं। इसको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है, अगर आप लोग। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सीपीयू का मुख्य घटक क्या है। आप लोग चिन्हित कीजिए, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट या ये सभी। अगर आप लोग डी चिन्हित करते हैं तो डी बिल्कुल सही है, ये सभी हो जाएगा। कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक्स और लॉजिक यूनिट सभी जो है ये सीपीयू का घटक है, उसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। कंप्यूटर की क्षमता है, कंप्यूटर का क्या क्षमता है ये पूछ रहा है, निम्न, उच्च, सीमित या असीमित। तो कंप्यूटर का जो क्षमता है ये क्या है, सीमित है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। ये मत समझिएगा कि कंप्यूटर की क्षमता असीमित है,
यहाँ पर आप लोग को सस्पिशन हो सकता है, इसीलिए असीमित उसका जो क्षमता सीमित है, क्योंकि ये मानव निर्मित है। तो असीमित कहाँ से हो सकता? कंप्यूटर को तो मानव ने बनाया ना, कंप्यूटर को गॉड गिफ्टेड थोड़े है वो। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? ये भी क्वेश्चन बहुत आप लोग को सस्पिशन में डालेगा। कंप्यूटर को ये जो है बुद्धि की संज्ञा मानव, कृत्रिम, शुद्ध या अन्य, तो उसका सही हो जाएगा कृत्रिम। मानव जो है के द्वारा कृत्रिम रूप से बनाया गया है, उस तो बुद्धि जो है सो मानव के जितना है उसी अनुसार उसको मिला है। कहता मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। मानव का जो स्मरण शक्ति होता है, मेमोरी, ये कंप्यूटर की जो तुलना है उसमें क्या होता है? सामान्य, उच्च, निम्न या औसत? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य होता है, क्योंकि मानव का बुद्धि तो एक समान है ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? कंप्यूटर की, मानव मन की, या दोनों में बराबर, या इनमें से कोई नहीं? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानव मन का जो है कंप्यूटर से गति अधिक होता है ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है ईडीपी क्या है? ईडीपी का आपको फुल फॉर्म बताना है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पोर्ट, या इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, है ना। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में सूचना को क्या कहा जाता है, ये पूछ रहा है। जो कंप्यूटर में सूचना होता है ना, उसे किसे क्या कहा जाता है? डेटा को सूचना बोलते हैं, या संख्याओं को, एकत्रित डेटा को, या सभी को? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा जो एकत्रित डेटा होता है उसको हम लोग सूचना बोलते हैं। नहीं, कंप्यूटर में सूचना जो होता है किसको बोला जाता है? जो एकत्रित डेटा होता है। कहता कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर में डेटा किसको बोलते हैं? चिन्ह को, संख्या को, दी गई सूचनाओं को, या चिन्ह और संख्यात्मक सूचनाओं को? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको चिन्ह एवं संख्यात्मक सूचनाओं को। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये शायद ऊपर ये हो गया था। तो इनपुट को आउटपुट में जो रूपांतरण किया जाता है तो उसका नाम है सीपीयू, है ना। ये दोबारा आ गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं, फिर दोबारा आप लोग रिपीट कर लीजिए। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं, ये पूछ रहा है। तो कंप्यूटर में जाने वाला डेटा जो है उसको क्या बोलते हैं? एल्गोरिदम, इनपुट, आउटपुट, या कैलकुलेशन? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनपुट बोलता है। कंप्यूटर में जो भी डाटा हम लोग डालते हैं उसको क्या बोलते हैं? इनपुट डालते हैं। कहता पाटलिपुत्र में स्थिति चंद्रगुप्त का महल मुक्ता बना होता। देखिए ये क्वेश्चन खत्म हो गया, 15 क्वेश्चन था कंप्यूटर से। तो इसमें जो आपका है बोलता है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुक्ता बना था, कौन चीज से बना था ये पूछ रहा है। ये बना है ईंटों का, मिट्टी का, लकड़ी का, या पत्थर का? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा लकड़ी का। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? ये क्वेश्चन कल आया भी था कि पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, अशोक महान, इनमें से कोई नहीं? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। कहता बिहार में 1857 की क्रांति का नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? ये पूछ रहा है। 1857 के क्रांति का जो नेता था कुंवर सिंह, उसका देहांत कब हुआ ये पूछ रहा है आपको। ये बताना होगा 17 अप्रैल 1858 को, 10 जून 1858 को, 9 मई 1858 को, या 12 मई 1858 को? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा 9 मई 1858 को। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। बोलता बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? मतलब कौन सा जगह था बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र करने वाला? चंपारण, अलीपुर, बलिया, या रांची? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रांची। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है स्वामी सजानंद का संबंध था। स्वामी सजानंद का संबंध किससे था? बिहार के जनजातीय आंदोलन के साथ, बिहार के मजदूर आंदोलन के साथ, बिहार के किसान आंदोलन के साथ, या बिहार के जातीय आंदोलन के साथ? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार के किसान आंदोलन के साथ। ये बिल्कुल सी ऑप्शन सही है। कहता वियना का सम्मेलन कब हुआ था? देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, वियना का सम्मेलन कब हुआ था ये पूछ रहा है। 1915, 1920, सॉरी 1820, 1815, या 1920?
तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1815। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग बनाइए इस क्वेश्चन को। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? ये कोई भी क्वेश्चन बहुत अच्छा, आप लोग को कमेंट्स में बताइए उसका सही उत्तर क्या होगा। कि बोलता है कि किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? फ्रांस को, जर्मनी को, इटली को या तुर्की को? तो सही उत्तर क्या होगा ये बताना है आप लोग का। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुर्की को। डी जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? ये 1849 ईस्वी में, 1890 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में या 1871 ईस्वी में? तो उसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, 1871 ईस्वी में। ये बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सौर मंडल, ये जो देख सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? कोपरनिकस को या केपलर को, गैलीलियो को या इनमें से कोई नहीं? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोपरनिकस को। ये जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहलाते हैं? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहते हैं ये पूछ रहा है। तो ग्रह, उपग्रह, पुच्छल तारा, ये सभी? तो उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है, ग्रह बोला जाता है। सूर्य के तारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भूगोल भूतल का अध्ययन है, ये ऐसा किसने कहा था? भूगोल भूतल का अध्ययन है कौन कहा था? वारेनिकस, टेलर, कांट या कार्ल्स रीडर? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उस जो कांट बोला था। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है, उसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी से होता है? ये कुपोषण जो होता है शरीर में, ये किस चीज़ की कमी से ज़्यादातर होता है ये पूछ रहा है। किसकी कमी से कुपोषण होता है? विटामिन ए की कमी से, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी या प्रोटीन? तो आप लोग कमेंट्स में उत्तर दीजिए, उसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोटीन की कमी से हमारे शरीर में कुपोषण का शिकार होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। कहता मैक नंबर से संबंधित है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैक नंबर किससे संबंधित होता है ये पूछ रहा है। ध्वनि की गति से, जलयान की गति से, हवाई जहाज की गति से या अंतरिक्ष यान की गति से? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हवाई जहाज की गति से। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सिरके की आकृति अम्लीय किसके कारण होती है? ये जो सिरका होता है वो प्रकृति अम्लीय है, किसके कारण होता है ये पूछ रहा है। साइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या एसिटिक अम्ल? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एसिटिक अम्ल के कारण, सिरके जो प्रकृति अम्लीय के कारण है ना। खनिजों एवं चट्टानों में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है ये पूछ रहा है। खनिज और चट्टान में जो होता है कौन सा तत्व जो है सबसे अधिक रहता है ये पूछ रहा है आपसे। तो उसका सही क्या होगा? कार्बन, सिलिकॉन, हाइड्रोजन या बोरॉन? कमेंट्स में उत्तर बताइए। आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं और ना आप लोग अच्छा से वीडियो देखते हैं, पता नहीं क्यों। आप लोग बड़े बड़े चैनल को ही वीडियो जहाँ देखते हैं ज़्यादा व्यू है वहाँ पर जाके क्लिक करके लगे रहते हैं। अरे कम से कम छोटे चैनल वाला को देखिए, वो लोग भी बहुत सेलेक्ट करके क्वेश्चन निकालता भाई। तो ये जो है ऑप्शन ए जो आपका बिल्कुल सही है, कार्बन, है ना। कार्बन जो है खनिज और चट्टानों का जो होता है सबसे अधिक पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन से आप शुरू होता है, उसको भी आप लोग पढ़िए कि तुम जा रहे हो में कौन सा काल है। अब आ गया हिंदी का सेक्शन। तो कहता है तुम जा रहे हो ये कौन सा काल है ये पूछ रहा है। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग बताइए कमेंट्स में, तो आप लोग को पता होगा, ये बहुत हल्का क्वेश्चन है। तुम जा रहे हो ये वर्तमान काल है, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नाक का कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, ए और बी? नाक क्या है? नाक ये पूछ रहा है, नाक कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या दोनों है, इनमें से कोई नहीं? तो उसका सही उत्तर क्या होगा ये बताना आप लोग को, नाक कौन सा लिंग है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नाक जो है स्त्रीलिंग होता है ना। नाक बह रही है होता है ना, उसका जैसे वाक बनाइएगा तो ये स्त्रीलिंग है। नवयुवक कौन सा समास है ये पूछ रहा है। नवयुवक कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व या द्विगु?
तो आप लोग को बताना है कमेंट्स में। उसका सही उत्तर हो जाएगा कर्मधारय समास। नवयुवक क्या है? कर्मधारय समास है। कहता पाप पुण्य कौन सा समास है? दिव्यगु है, या अवयवी भाव है, या द्वंग है, या इनमें से कोई नहीं है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा 34 का ऑप्शन सी, ये द्वंद्व समास है। पाप और पुण्य, उसको आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। तो इस वाक्य में से जो है किस कारक से विभक्ति है ना? ये से के बारे में पूछ रहा है, किस कारक से विभक्ति है? अधिकरण, संपादन, करण या अपादान, है ना? अधिकरण कारक या संपादन कारक या करण कारक या अपादान कारक। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी, बिल्कुल सही है, करण कारक, है ना? उसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अध्यापक शब्द में स्त्रीलिंग रूप क्या है? अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ये अध्यापिका, अध्यापकी, अध्यापका या अध्यापिकी? तो आप लोग का सही उत्तर देना होगा। उसका सही उत्तर होगा अध्यापिका। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है ना? स्त्रीलिंग पुल्लिंग से क्वेश्चन रहता ही है, उसको आप लोग याद करेंगे। नायक शब्द में नायिका, नायिकी, नायिका या नायका? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नायिका, है ना? ये बिल्कुल सही है, स्त्रीलिंग रूप होगा। झ बोलता है, देखिए झ का उच्चारण झ, अब च छ में जो झ है उसका उच्चारण का स्थान क्या होता है? दंत झ कैसे बोला जाता? बोल के देखिए। दंत से, दंतालु से, तालु से या मुर्दा से? तो उसका सही उत्तर क्या होगा? झ का उच्चारण दंत, दंतालु, तालु, मुर्दा। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तालु से, है ना? और आ में जो ऊ है, ऊ का ध्वनि उच्चारण क्या होता? ऊ, तालु, ओठ, कंठ या दंतालु? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर जो है बी, बिल्कुल सही जवाब है, ओठ से, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुच्चय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? समुच्चय, समुच्चय का संधि विच्छेद पूछ रहा है आप लोग को। तो इसमें देखिए समूह जो रुच है ना, समुच्चय, सम प्लस उत प्लस आय समुच्चय, या सम हलंत है ना प्लस उच्च, सम प्लस ऊंचे? तो आप लोग को इसमें देखना है कि समुच्चय का संधि विच्छेद। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट्स में बताइए उसका सही उत्तर क्या होगा, है ना? तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सम प्लस उत प्लस आय, उसका होता है समुच्चय, है ना? आप लोग याद रखेंगे उसको। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा, है ना? सूर्य जो प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, सूर्यो प्लस उदय या उनमें से कोई नहीं? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय, है ना? ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। कहता निपात कितने प्रकार के होते हैं, ये पूछ रहा है। आप लोग याद रखिएगा उसको। निपात जो है कितने प्रकार के? निपात कहते हैं किसको है? कि वैसा सेंटेंस जिस पर जोर डाला जाता है, जिसे उसका जो है भाव प्रकट होता है कि ये कहना क्या चाहता है, तो वैसा शब्द को निपात बोला जाता है, जिस पर जोर डाल के बोलते हैं, है ना? क्या आप जा रहे हैं, तो वहाँ पर किस पर जोर डाल रहा है? क्या पर? तो ये आपका निपात हुआ। इस तरह से आपका कौन सा निपात है? तो निपात के प्रकार पूछ रहा है आपको, 5, 7, 8, 9। तो ये 9 प्रकार के होते हैं निपात। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, आपको उसको याद रखिएगा। कहता कि क्या आप जा रहे हैं, उसमें क्या कौन सी निपात है, ये पूछ रहा है ना? ये निपात तो है क्या, लेकिन कौन सा निपात है? 9 पढ़ाए थे, 9 प्रकार के हैं। तो उसको आप लोग को देखना है कि ये कौन सा है। अवधारण बोधक या प्रश्न बोधक, आदर बोधक या तुलना बोधक? तो क्या जो है ये प्रश्न बोधक होना चाहिए, कि क्या आप जा रहे हैं उसको जवाब देना होगा। ये प्रश्न बोधक है, तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब है इसका, ठीक है? उसको आप लोग याद रखेंगे। मैं भी यह जानता हूँ, देखिए मैं भी यह जानता हूँ, इस वाक्य में भी में किसका कौन सा नितांत है? इस भी के बारे में पूछ रहा है, मैं भी जानता हूँ, तो भी कौन सा निशांत है, ये पूछ रहा है। बलदायक, उस पर बल दिया जा रहा है, मैं भी यह जानता हूँ, या निषेधात्मक है, नकारात्मक है या स्वीकारात्मक है? तो आप लोग को बताना है कमेंट्स में उसका सही उत्तर क्या होगा। उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये जो है बलदायक निपात है ना? तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है।
कहता भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। भारतवर्ष में जो है हिंदी को किस वर्ग में रखा जाता है। वर्ग दिया है राष्ट्रभाषा, विभाषा, तकनीकी भाषा या राजभाषा। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसको राजभाषा के श्रेणी में रखा जाता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अब देखिए आप लोग को बताना, ये मुहावरा है कि आँख को किरकिरी होना, आँख का किरकारी होना, इसका सॉरी आँख का किरकारी होना का सही अर्थ क्या होगा ये बताना। अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना या बहुत प्रिय होना। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अप्रिय लगना। आँख का किरकिरी, आँख का किरकिरी होना, आँख का किरकिरी होना क्या है, अप्रिय लगना। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असमान आसमान पर चढ़ाना, आसमान पर चढ़ाना का मुहावरा का अर्थ क्या होगा ये बताना आप लोग को। अत्यधिक अभिमान करना, कठिन काम के लिए प्रेरित करना, बहुत शोर करना या अत्यधिक प्रशंसा करना। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा, आसमान पर चढ़ाने का सही अर्थ होगा अत्यधिक प्रशंसा करना। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जुबान पर लगाम न होना, जुबान पे लगाम न होना का सही अर्थ क्या होगा मुहावरा का। स्पष्टवादी होना, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, सदैव कठोर वचन कहना या सर्वत्र अपनी विगमता दिखाना। तो आप लोग पूरे वीडियो देख रहे हैं आप लोग, तो बताइए उसमें कमेंट्स में क्या होगा उसका, जुबान पे लगाम न होना का सही अर्थ क्या होता है। कमेंट्स कीजिए तभी तो पता चलेगा आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, ये होता है जुबान पर लगाम न होना। अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, किसी आदमी को देखते हैं बिना अथी का बकड़ बकड़ करते जा रहा है ना, तो ये क्या होता है, अनावश्यक रूप से अपना बहस करते रहता है। बोलता है टस से मस न होना, है ना। इसका मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, कठोर हृदय होना, अनुनय विनय से न पसीजना, पसीजना मतलब कोमल नहीं होता। लोग बहुत आदमी को देखिएगा कुछ करते रहेगा कठोर काम, उसको रोकिए फिर भी उसका हृदय नहीं पिघलता है, तो उसी को बोलता है अनुनय विनय, मतलब उसको बोलने से भी ये पसीजता नहीं है। उसके बाद जगह न बदलना, धैर्य पूर्वक सहन करना। तो उसका कहता टस से मस होना नहीं होगा, तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुनय विनय से न पसीजना, है ना। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, टांग अड़ाना, टांग अड़ाना मुहावरे का सही अर्थ बताना आपको। बदनाम करना, बिना कारण का लड़ना, गलत काम करना या अवरोध पैदा करना। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवरोध पैदा करना। टांग अड़ाने का मतलब कोई भी काम हुआ वहाँ टांग अड़ा दिया तो अवरोध है ना पैदा किया। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब है, उसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा, मैंने आपको 50 वीडियो बना के दिए हैं, आप लोग उस वीडियो को पूरे फुल वॉच कीजिए। जो अभी कोर्ट का जितने भी एग्ज़ाम है 17 तारीख को होने वाला है, 10 तारीख से आप लोग को एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो आप लोग बने रहिए, वीडियो कैसा लगा उसको बताइए, और जो नए हैं चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन है उसको दबाइए, ताकि रोज़ रोज़ जो वीडियो लाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप आराम से पूरे वीडियो को देखिए। अभी आप लोग वीडियो देखना भी छोड़ दिए हैं क्योंकि आप लोग के नज़र में नए चैनल वाले का तो कोई ये ही है ना। तो चलिए, लास्ट तक वीडियो पर बने रहने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।